हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम देखेंगे कि जो देशभक्ति की भावना है कि ये हमारे देशवासी हैं, ये हमारा नेशनल एंथम है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये सारी चीज़ें क्या शुरू से थी या ये बाद में डेवलप की गई। तो इसकी कहानी हम सुनेंगे, लेकिन हमारा कंटेक्स्ट रहेगा यूरोप का। यूरोप में ये फीलिंग कब और कैसे आई? क्या ये पहले से थी? तो जी बिल्कुल नहीं। पहले लोगों की अपनी लॉयल्टी बस उस रियासत तक होती थी जहाँ के वो बिलोंग करते हैं, जहाँ का उनका किंगडम है। लेकिन धीरे धीरे कैसे वो चीज़ें करके आप एक देशभक्ति की भावना कैसे आई, इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ने ये आउटकम लाया है, तो हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या सबके कंट्रीब्यूशंस रहे थे और किस तरीके से करके एक एक करके ये इवेंट हमारा फाइनली अपना शेप लेता है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर। ये क्लास 10th का आपका चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और पहला चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो ये चैप्टर शुरू होता है एक पेंटिंग से। पेंटिंग बनाई किसने है? फ्रेडरिक सूरो ने। ये एक पेंटर थे फ्रांस के। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी 1848 में। इस पेंटिंग का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग के 4 सेट थे, जिनमें से हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने बनाया हुआ है कि कुछ एक बंच ऑफ पीपल, एक लोग का एक रैली, एक परेड जैसा आ रहा है, जिसमें वो एक लाइन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या है? ये पेंटिंग से शुरुआत होती है, तो हम इसे देखते हैं कि ये दर्शा रहा है आपके एक ग्रुप ऑफ नेशंस को। उनके अपने अपने पहनावे हैं, उनका अपना यूनिफॉर्म है, उनका अपना फ्लैग है। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे तो हमें आगे ये जो कंटेक्स्ट मिलेगा, ये पूरे वर्ल्ड का उन्होंने मतलब एक तरीके से दृश्य दिखाया। बट इस वर्ल्ड में सारे लोग हैं नहीं, एक्चुअल में हैं कौन से लोग? सिर्फ यूरोप के और अमेरिका के। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें छोटे छोटे कई सारे देश हैं, या ये कह लो कि उस समय कई सारी रियासतें हुआ करती थी। तो ये जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो शुरुआत की कंट्रीज़ जो हैं वो आपका अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड है, जो उस समय तक देश बन चुका था। उसके पीछे है फ्रांस, जिसको आप पहचान सकते हो उसके ट्राई कलर फ्लैग से और लोगों की यूनिफॉर्म से। वो लोग लाइन से आते जा रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना सम्मान देते हुए जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उस समय की एक एलेगरी मानी जाती थी। एलेगरी होता है क्या कि हम किसी चीज़ को, किसी जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम एक चेहरा दे दें। कैसे हम अपने कंटेक्स्ट में भारत माता को नाम देते हैं अपने देश से। तो जाइए इसे देखते हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब ज्ञान की मशाल, और दूसरे हाथ में उनके है चार्टर ऑफ राइट्स, जिसमें इंसान के अधिकार लिखे हुए हैं। कमाल की बात यह है कि हम जब इसमें देखेंगे तो हमें जर्मनी भी दिखेगा, जो आपके फ्रांस के बाद है। उसके हम झंडे से, उसका ब्लैक गोल्डन कलर का जो ये फ्लैग है, उससे हम देख पाते हैं। तो जर्मनी का हम दृश्य देखेंगे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि जो पेंटिंग बनी है वो 1848 की है। उस वक्त जर्मनी नाम का कोई देश होता ही नहीं था। टुकड़ों टुकड़ों में कई सारे एम्पायर्स थे छोटे मोटे। उसको इन्होंने पहले ही ये चीज़, जो जर्मनी जाके 1871 में जो जाके एक देश बनता है, उसको इन्होंने अपने ही समय में दिखा दिया। तो ये कह सकते हैं कि क्या पता वो इनकी एक उम्मीद रही हो। और इस पेंटिंग में जब हम देखेंगे ऊपर, तो हमें जीसस क्राइस्ट या और सारे एंजल्स दिखेंगे जो उन्हें ब्लेस कर रहे हैं ऊपर से। तो उसका मतलब क्या है? देखिए, पहले के लोग बिलीव करते थे डिविनिटी ऑफ किंगशिप में, कि जो राजा है उसको राज करने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है ऊपर वाले से, परमेश्वर से। तो अगर परमेश्वर पहले मोनार्की को सपोर्ट करते थे, तो अब ये दिखाना चाहते हैं कि अब उनका जो रुख है वो अब मोनार्की से हट के एक नेशन स्टेट की तरफ बढ़ा है, एक देश बनाने की जैसे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारे किंगडम्स हैं जो जर्मनी के बाद भी उसको हम एक जैसे कि आपका एग्जांपल में दे लीजिए, ऑस्ट्रिया हो गया, या जो सिसिलीज़ हैं जो आज इटली का पार्ट है, वो पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? एक लाइन से आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने सम्मान देते हुए गुजरते जा रहे हैं। देखिए, पहले का जो कॉन्सेप्ट होता था स्टेट का, जैसे आज हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देश वही है जिसकी निर्धारित सीमा है और एक सोवरेन बॉडी जिसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को गवर्न कर सकता है। लेकिन उस समय की चीज़, उस समय के टाइम में अगर देखेंगे हम 1848 के आसपास, तो ये चीज़ें बस डेवलप ही हो रही थी। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो जो
लोगों के अंदर बात थी कि जो देशभक्ति के लिए जो कॉमननेस चाहिए लोगों के अंदर, कि हम सिटीजन से सिटीजन का भी कुछ मतलब कुछ कॉमन है जिससे हम एक दूसरे को रिलेट कर पाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये कॉमननेस शुरू से नहीं थी, ये धीरे धीरे करके कई सारे इवेंट्स के तहत, कई सारे प्रयासों से उनको हमने अपने अंदर ये चीज़ इनकलकेट की है। तो कैसे, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सबसे पहले अगर किसी ने नेशन स्टेट का आइडिया डेवलप किया था तो फ्रांस ने किया था। देखिए, बात 1789 की है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट हम देखते हैं तो 1789 देखते हैं, लेकिन 1789 से पहले क्या था? पहले फ्रांस भी एक मोनार्की हुआ करता था, जहाँ पे एक एब्सोल्यूटिस्ट करके जो रेजिम है, जिसे मोनार्की जिसे कहते हैं, वो पहले वहाँ पे थी, जिसमें कि फ्रांस का एक राजा था लुइस 16 और उसकी अपनी किंगडम थी। लेकिन धीरे धीरे क्या, ये लोगों के अंदर से जो ये मोनार्की और ये जो टायरनी है इनका, जो इनकी क्रूरता है, उसके खिलाफ लोगों ने एक समय आवाज़ उठा ली और उसके तहत क्या किया, वो उस रिजीम से तंग आ चुकी थी। उस रिजीम में होता क्या है मोनार्की में, कि एक ही राजा के पास आपकी सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि वही कानून बनाएगा, वही कानूनों का पालन कराएगा और पालन ना होने पे उसे सज़ा भी वो खुद देगा। तो ये चीज़ फ्रांस में पहली बार जब इसे लोगों ने अपोज किया, इसके खिलाफ रेवोल्यूशन किया, तब उनके पास निकल के आई जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी की, लिबर्टी की और फ्रेटर्निटी की। कि मतलब हमें क्या है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते थे, जैसे कि आपका चर्च के लोग, क्लर्गी हो गए या नोबिलिटी हो गए, उनको बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज था। आप सारी ज़िंदगी मेहनत करके भी वो सम्मान नहीं पा सकते जो उनके सोसाइटी में बस पैदा होने से उन्हें मिल जाता था। तो इससे लोग काफ़ी मतलब परेशान थे। इस वजह से उन्होंने ये चीज़ रेवोल्यूशन किया, इसका विरोध किया और फाइनली अपना एक नेशन स्टेट बनाया। तो जो कॉन्सेप्ट वो डेवलप कर रहे थे, तो वो कैसे आया? पहले उन्होंने अपने लोगों के अंदर एक यूनिटी लाई। यूनिटी कहाँ से आई? वो मोनार्की के खिलाफ लड़ते लड़ते वो साथ में लड़े तो हम भाई भाई, वो फ्रेटर्निटी वाली भावना, भाईचारा वाली भावना डेवलप हुई। और जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रहे थे सिटीजन्स में, कि कोई सर है, कोई मैडम है, तो ये ऊंच नीच वाला कहानी ख़त्म करके उन्होंने सारे सिटीजन्स को एक इक्वलिटी बेस, मतलब उनको जो संबोधित करने का तरीका है वो उसको सिटीज़न बोल दिया और अपने ज़मीन को भी वो फादरलैंड बोलने लगे। उसी के बाद कई सारे ऐसे मतलब उन्होंने सिंबल्स बनाए, जैसे कि एक फ्रांस का एक नेशनल फ्लैग चुना गया, एक स्टेट जनरल बनाया गया जो उनकी असेंबली थी, वो उसी फ्रेंच के लोगों द्वारा बनाई गई थी, उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया था। बहुत सारे गाने वगैरह गाए गए, बहुत सारी सौगंधें मतलब ओथ लिया गया और जो शहीद हुए थे उनकी याद भी की गई। इस तरीके से क्या हो, ताकि लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जगे। और इसके बाद क्या किया, जब उन्होंने ये अपने हाथ में पावर ले लिया, तो पावर लेने के बाद उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, जिसमें उन्होंने एक समान कानून बनाए जो सबके लिए लागू होंगे। जो अंदरूनी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह थे उसको एबॉलिश किया और जो विभिन्न तरीके की बोलियां थी, भाषाएं थी, उन सब को बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज फ्रेंच पे फोकस किया, जो लिखावट की भाषा और बोलने की भाषा दोनों तरीके से। बाद में यही इनकी कॉमन लैंग्वेज बनी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लिबरेट हो गए हैं तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बाकी यूरोप को भी इस मोनार्की से आज़ादी दिलाएं। उसके जो डेस्पोटिक सिंबल्स हैं, आप उसको धीरे धीरे करके एक एक करके टारगेट करने लगे। इस तरीके से फ्रांस निकल पड़ता है एक एक्सपेडिशन पे, जिसमें वो पूरे यूरोप को चाहता है कि वो लिबरेट कर ले। ऐसा हमने नेपोलियन के टाइम में देखा भी था। फिर जब फ्रांस अपना ये प्रयास चालू किया तो उस दौरान क्या हुआ था, बाकी यूरोप में भी लोग फ्रांस का वेलकम करने लगे। जैसे जगह जगह पे जैकोबिन क्लब्स वगैरह सेटअप होने लगे और बहुत सारे कैंपेन और एक्टिविटीज़ की गई, जिससे कि फ्रांस की जो आर्मीज़ हैं उनका वेलकम होता था। जैसे कि जब फ्रांस की आर्मीज़ हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में गई तो वहाँ पे लोगों ने उनका वेलकम किया। और जैसे जैसे ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स चलते गए तो फ्रांस ने ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग उसको पूरे यूरोप में फैलाने का काम चालू किया। इस दौरान जब नेपोलियन अपना ये काम जो नेशनलिज्म फैलाने का कर रहा था, उस दौरान उसके अंडर बहुत सारी टेरिटरीज आ गई। बहुत सारे जो मोनार्क्स थे, किंग्स थे, उनको उसने डिथ्रोन किया
और उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। और आप ये समझते हैं कि नेपोलियन खुद एक डिक्टेटर था, वो डेमोक्रेसी के मतलब प्रिंसिपल्स को मानने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी नॉन डेमोक्रेटिक होते हुए भी, एक मोनार्क या एक डिक्टेटर होते हुए भी उसने वही सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो रेवोल्यूशनरी थे। जैसे कि उसने एक कोड दिया, एक लॉस का सेट दिया जिसको बोला गया द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको साधारण वहाँ के लैंग्वेज में नेपोलियनिक कोड भी बोला गया था। जिसने क्या किया, सारे जो भी जन्म के आधार पे जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे थे उसको बंद किया, सबके मतलब अंदर एक इक्वालिटी बेस्ड फीलिंग डेवलप कराई, सबको प्रॉपर्टी का राइट दिया। और इस कोड के अंदर जो फ्रेंच कंट्रोल जहाँ पे था वहाँ पे सारे जगह पे ये नियम लागू किया गया। नेपोलियन ने आगे चल के जो डच रिपब्लिक है, जो आज का नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इस सब जगह पे भी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिंप्लीफाई किया, वहाँ के फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया और जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे उनको मैनोरियल ड्यूज से, जो सर्फडम था, उससे फ्री किया। उस जगह पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव किया। तो आप ये समझ लीजिए गिल्ड कौन होते हैं, गिल्ड आपके मर्चेंट्स का एक समझिए कि जो यूनियन है वो होता है, जो व्यापारियों की टोली, उस पर भी जो लगे पाबंदियाँ थी सबको ख़त्म करवाया जिससे ट्रेड वगैरह आसानी से हो सके। अब इससे क्या हुआ, इससे जो पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स और बिजनेसमैन वगैरह थे इनकी कंडीशन को बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट मिली। जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये जो यूनिफॉर्म लॉज थे जो सबके लिए सेम होने थे, और जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम जो सबने स्टैंडर्डाइज महसूस किया, देखा, और एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन करेंसी वगैरह होने से इनका जो गुड्स का एक्सचेंज है, जो व्यापार है, वो अच्छे से होने लगा। कैपिटल मूवमेंट वगैरह में भी कोई दिक्कतें नहीं होनी थी क्योंकि वहाँ पे करेंसी वगैरह को क्या कर दिया था, उसने एक तरीके से यूनिफॉर्म कर दिया था। देखिए बाद में क्या हुआ, शुरुआत में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो बाद में रिएक्शन था वो क्या पूरी तरीके से अच्छा था? जी नहीं, ये जो उनके रिएक्शन थे वो मिक्स थे, मतलब कुछ अच्छे भी थे, कुछ नहीं भी। तो आइए हम इनका कारण देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ। देखिए शुरुआत में क्या था, जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड के हमने एग्जांपल्स लिए थे, तो वहाँ पे सारी फ्रेंच आर्मीज़ का वेलकम होता था, लेकिन बाद में उनको पता चला कि जो इनका जो ये जोश जुनून है वो उसी लेवल पे रह नहीं गया। इसका कारण क्या था, क्योंकि जब वो सारे चेंजेस ला रहे थे तो उसके साथ साथ कुछ उनकी दिक्कतें भी थी, कुछ लिमिटेशंस भी ला रहे थे। जैसे कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे थे। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होती है कि आप अपना एम्परर, अपना रूलर, अपना लीडर चुन सकते हो, बट नेपोलियन के केस में ऐसा नहीं था। नेपोलियन ने कह रखा था कि लीडर या जो एम्परर है वो मैं ही रहूँगा, आपको सारे राइट्स मिल रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। साथ साथ वो टैक्सेस भी बढ़ा रहा था, सेंसरशिप वगैरह भी ला रहा था। सेंसरशिप क्या होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह होता है, ये जो आपका वो उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि क्या छपेगा उसमें, क्या न्यूज़ आएगी, वो पहले आपके जो गवर्नमेंट है वो फ़िल्टर कर देगी। अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ न्यूज़ है तो उसको नहीं छापने दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की गई। साथ ही साथ देखिए फ्रेंच आर्मीज़ लगातार वॉर पे थी, उनको पूरा यूरोप कब्जा करना था। तो इसमें क्या था, इसमें उनको बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो जिस भी जगह पे वो नए मतलब अपना इस्टेब्लिश कर रहे थे जो रेजीम, वहाँ से वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती कर रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें भी थी। तो इन दिक्कतों ने क्या मतलब कुछ समाज में दिक्कत, इनके लोगों में असहजता नहीं पैदा की, बिल्कुल की। कुछ ऐसा भी था कि उनकी जो खूबियाँ थी वो इनकी खामियों के आगे उतना शानदार नहीं लग रही थी। फिर हम देखते हैं जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, अब यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे होती है। देखिए आज जो हम देख रहे हैं, जो जर्मनी वगैरह है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड, वो पहले भी ऐसा था? नहीं, वो पहले क्या छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। जैसे कि ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट वो मोनार्की का कंट्रोल में था, और जो वेस्टर्न भाग था वो कुछ हद तक पीजेंट्री या कुछ हद तक समझो कि वो लिबरेट हो चुका था। वहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग सबका कल्चर था, और उनके पास आपस में कुछ भी कॉमन नहीं था। वो जैसे कुछ आपके अलग सदर्न रीजन में कुछ अलग थे, नॉर्दर्न रीजन में कुछ अलग थे। इस तरीके से अगर हम देखते तो उनके पास समझ लो कि सबका कॉमनली एक एम्परर था, बस उनको इतना पता था। आपस में उनके कोई मेल जोल कुछ भी कॉमन नहीं था कि सिटीजन्स आपस में कोई चीज़ रिलेट कर पाएँ या किसी चीज़ में एक दूसरे को सेम पिंच कर पाएँ। बस एक ही चीज़ थी जो
एम्परर की एलिजेंस, कि सब लोगों के लिए एम्परर एक था, बाकी आपस में सब बड़े अलग अलग प्रकार के थे। तो इस तरीके से अगर कंडीशन थी तो इसमें नेशनलिज्म आई कैसे, इसको देखने के लिए हम देखते हैं द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जो एरिस्टोक्रेसी थी और मिडिल क्लास था, इनका क्या रोल था या किस तरीके से ये लोग सोसाइटी में प्रेजेंट थे। पहले हम अगर समझते हैं एरिस्टोक्रेसी की, तो एरिस्टोक्रेसी समझ लो एक तरीके से वो नोबल मैन जो काफ़ी अमीर और राजा के करीबी हुआ करते थे। सोशली भी और पॉलिटिकली भी यही हमेशा डोमिनेंट क्लास रही है पूरे कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास पावर था और राजा से इनका संपर्क था। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल थे। इनके पास कई सारे जगहों पे मतलब ज़मीनें थी जहाँ पे लोग मज़दूरों के तरीके से काम करते थे। ये लोग आपस में काफ़ी हाई सोसाइटी और काफ़ी डिप्लोमेटिक लोग थे। उनकी फैमिलीज़ भी आपस में शादी के संबंध में बंधी हुई थी, और ये नंबर में, संख्या में तो बहुत कम थे, लेकिन जो ज़्यादातर जो मतलब इनके पास लैंड ओनिंग जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम थी। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था वो तो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, लेकिन उनके पास क्या था, ये लैंड वगैरह, ये प्रॉपर्टी वगैरह नहीं था। तो वो इन्हीं के ज़मीनों पे, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन्हीं की ज़मीनों पे काम किया करते थे वर्कर्स की तरीके से। देखिए समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ जो वेस्टर्न वाला भाग है वहाँ पे थोड़ी सी जो प्रोडक्शन वगैरह है वो बढ़ी। कारण था ओवरसीज़ का ट्रेड। वहाँ पे जब कमर्शियल क्लासेस बढ़ रही थी, वहाँ का मार्केट ग्रो कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ एक नई क्लास उभर के आई, क्योंकि उसी दौरान ब्रिटेन में क्या था, इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। 18th सेंचुरी के हाफ में ही इंडिया में वो लोग आ चुके थे, वहाँ से रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई कर रहे थे और उनका इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। बल्कि फ्रांस में, जर्मनी में ये जो रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल वाला, वो 19th सेंचुरी में आया। तो ये जब सब इंडस्ट्रियल और सब टाउनशिप डेवलप हो रही थी, तो उस दौरान उभर के आई एक वर्किंग क्लास जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। तो ईस्टर्न और जो मतलब पूर्वी और जो मध्य भाग है यूरोप का, वहाँ पे क्या था, छोटी संख्या में इनका वो था। वो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे थे और लिबरल माइंडसेट के थे, आज़ाद मानसिकता के लोग थे, और उन्हीं के अंदर पहले नेशनल यूनिटी का और ये एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेज हैं बर्थ बेस, उसको ख़त्म करने का जो ये आइडिया है वो पॉपुलर होना शुरू हुआ। अब हम समझते हैं कि लिबरलिज़म होता क्या है, लिबरल नेशनलिज़म की क्या परिभाषा है। तो जो लिबरल वर्ड है, लिबरल वर्ड जो बना हुआ है वो आपके लैटिन से उसका रूट है। लैटिन में लाइबर का मतलब होता है फ्री। तो जो नई मिडिल क्लास थी वो फ्रीडम को मानती थी, इक्वालिटी को मानती थी, कि इंडिविजुअल क्या है, जो भी एक आदमी है वो अपने अंदर उसको फ्री महसूस होना चाहिए और समाज में उसकी पोजीशन इक्वल होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो रन होगी वो गवर्नमेंट पब्लिक द्वारा चुनी गई होनी चाहिए, ना कि कोई ऑटोक्रेटिक टाइप की या एब्सोल्यूटिस्ट टाइप की, जिसमें आपका जो राजा है उसी का बेटा राजा बन जाएगा। ये ऐसी विचारधारा रखते थे जिसमें इनका मानना था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइप का कुछ सीन हो, जिसमें पब्लिक इलेक्ट करे कि कौन उन पे शासन करेगा, और सारी चीज़ों के लिए एक संविधान होना चाहिए, जिसमें भी कुछ नियम हैं जो पहले से लिखे होने चाहिए, जिसमें एट द मोस्ट आपको ये चीज़ें एक पैनिक नहीं क्रिएट होनी चाहिए किसी सिचुएशन से। जो सारे लॉस रिटर्न होंगे तो वो ही सबके लिए सेम चलेंगे। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो इक्वालिटी है वो हर मामले में एक्चुअल में इक्वल नहीं थी। जब वोटिंग का बात आता था, वोटिंग की बात में ये नहीं सोचते थे कि सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, वहाँ पे चीज़ों को डिवाइड कर लेते थे। जैसे फ्रांस में भी हमने देखा था कि जब असेंबली बनी थी तो उसको वोट करने के लिए सिटीजन्स को दो भाग में बांट दिया गया था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स को ही सिर्फ सफरेज का राइट था, सफरेज माने राइट टू वोट। तो जो राइट एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया था वो किस आधार पर था? उसका ये आधार था कि जो सिटीजन्स जो वोट करेंगे उनकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो टैक्स देने वाले होने चाहिए, और औरतों को मतलब वुमेन को तो ऑल टुगेदर इससे एक्टिव सिटीजनशिप से बाहर रखा गया था। देखिए कुछ समय के लिए जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई थी, रोबेस्पियर वाली, उस दौरान क्या हुआ था कि सबको वोटिंग के राइट मिल गए थे, सबको यानी मेल्स को, कि जो लोग भी एक सर्टेन एज लिमिट के ऊपर हैं उनको वोटिंग का राइट रहेगा। लेकिन समय के साथ जब वो जैकोबिन गवर्नमेंट हटी और नेपोलियन आया पावर में, तो उन्होंने फिर से वो सिचुएशन को रिवर्स कर दिया, फिर से वोटिंग राइट को लिमिटेड कर दिया, और औरतों को फिर से कोई राइट नहीं था। वो उनका जो सारा जो उनकी अथॉरिटी थी वो उनके फादर और उनके हस्बैंड्स के हाथ में थी, वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन पॉलिटिकल नहीं ले सकती थी।
जो पूरा 19th सेंचुरी है और 20th सेंचुरी, उसमें जो वुमेन हैं और जिनके पास बिना प्रॉपर्टी वाले, जैसे जो मेन लोग जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो पैसिव सिटीजनशिप में आते थे, वो पूरा टाइम एक समझिए कि आंदोलन चलाते ही रह गए, उनको कोई कामयाबी मिली नहीं थी। नेपोलियन के टाइम में क्या हुआ था कि जो ये रीजन है प्रूशिया का, जो जर्मनी वाला इलाका है, उसको जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थे उनको नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कन्फेडरेशन में, एक संघ में बांध दिया था, जिसमें कुल मिला के 39 स्टेट थे, 39, जिसमें से सबके पास अपनी अपनी पहले करेंसी हुआ करती थी, सबका वेट और मेजरमेंट अलग अलग हुआ करता था। आप एक उदाहरण समझिए कि अगर कोई व्यापारी 1833 से मतलब पहले अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग को ट्रैवल करता था कुछ गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको 11 चेक पोस्ट, 11 कस्टम बैरियर्स या समझिए जिसको टोल नाका आप बोलते हैं, उसे क्रॉस करना होता था, और हर जगह पे उसको 5% की ड्यूटी एज ए टैक्स पे करनी होती थी। और जो ड्यूटीज़ वहाँ पे जो टैक्स थे वो उनके वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थे। बट फिर देख लो, वेट और मेजरमेंट भी सबका अलग अलग था। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जो एक वहाँ का कपड़े का मेजरमेंट देख लीजिए, उसको एल में मेज़र करते हैं, जैसे हम मीटर में कर रहे हैं, तो उनको मेजरमेंट यूनिट उनकी एल थी। उसमें क्या होता था कि अगर आप फ्रैंकफर्ट में हैं तो आपके एक एल में 54.7 सेंटीमीटर आएगा, अगर आप माइन्स में हैं तो 55.1, फिर अगर न्यूरमबर्ग में है तो 65.6। उसी एक एल के अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब मापदंड थे। तो इस तरीके से तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब इस सिचुएशन में ट्रेड करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, काफ़ी दिक्कतें थी। लेकिन फिर क्या हुआ, समय के साथ ये जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं सबके, उनने एक साथ मिलके एक फ़ैसला लेने का सोचा। 1834 के अराउंड उन्होंने एक यूनियन बनाया जिसका नाम था ज़ोल्वरीन। वो कस्टम यूनियन था जिसका इनिशिएटिव प्रूशिया द्वारा लिया गया था। तो उसमें क्या कहा गया था कि जितने भी सारे ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हम बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, और ये जो अलग अलग तरह की सबकी करेंसी है तो उसको हम बंद करके उसको ख़त्म करेंगे और उसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले 30 करेंसीज थी सबकी अलग अलग, कहीं की डॉलर समझ लो, कहीं की पाउंड, कहीं की रूबल, कहीं की रुपीज़, इस तरीके से पहले 30 थी। अब उन्हें घटा के कर दिया गया था 2 पे। साथ ही साथ ट्रेड में आसानी हो इसलिए रेलवे नेटवर्क्स वगैरह भी बनाए गए थे जिससे हम गुड्स का मूवमेंट आसानी से कर सकें। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म आता है, मतलब आर्थिक रूप से सारी चीज़ें राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ती हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि यही आर्थिक नेशनलिज्म, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, वो आगे चल के एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, सबके अंदर एक कॉमननेस इनिशिएट कर सकती है। फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब आप ये 1815 की डेट समझते हैं क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी डेट को बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जहाँ पे नेपोलियन हार गए थे। कंबाइंड फोर्सेस थी जहाँ पे आपकी ब्रिटेन की, रशिया की, प्रूशिया की और ऑस्ट्रिया की। उसने नेपोलियन को हरा दिया था। और नेपोलियन को हराने के बाद आप एक चीज़ गौर करिए कि जितने भी ये चारों स्टेट्स का मैंने नाम लिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये सारे मोनार्कीज थे। और नेपोलियन एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पे चलने वाला आदमी था, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब की बातें करने वाला था। तो उस चीज़ को क्या किया, जब उन्होंने हराया तो उसके बाद वापस से वही सारी चीज़ें वो लोग रीइम्पोज करने की कोशिश किए, कंजर्वेटिज्म की तरफ जाने की कोशिश किए। अब कंजर्वेटिज्म समझ लीजिए कि वो होता है जिसमें लोग जो होते हैं वो पुरानी विचारधारा को पकड़ के चलते हैं, वो ट्रेडिशंस को बड़ा महत्व देते हैं, पुरानी जो चल रही रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखें और समय के साथ धीरे धीरे बदलाव करें, ना कि एकदम से लिबरल माइंडसेट रखें कि नहीं हम समय बदला तो हम भी बदले। नहीं, वो स्लो चेंजेस प्रेफर करते हैं। तो जब ये 1815 में इन्होंने नेपोलियन को हराया, तो नेपोलियन को हराने के बाद अब उसकी टेरिटरीज़ के साथ क्या करना था, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्या करना था, इसके लिए उन्होंने ना एक सभा बुलाई। इसको बोलते हैं कांग्रेस ऑफ वियना, जहाँ पे जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। वहाँ पे क्या हुआ था, डेलीगेट सारे इकट्ठा हुए थे ऑस्ट्रिया में, और उन्होंने कुछ ट्रीटी वगैरह साइन, आपस में कुछ ट्रीटी साइन की, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब हम जो नेपोलियन की जो वॉर्स हुई हैं उसके साथ जो चेंजेस उसने लाई, उसके साथ हम अब क्या करने वाले हैं आगे के। तो पहली चेंज वो करते हैं कि जैसे जो रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था, उसने बर्बन डायनेस्टी के लुई 16 को हराया था, उसको पावर से हटा दिया था। तो
पहला काम क्या करेंगे कि वापस से किसी बर्बन डायनेस्टी के ही बंदे को फिर से हम फ्रांस की गद्दी सौंप देंगे। साथ ही साथ फ्रांस के बाउंड्री पे जितने भी आपके जो उसने स्टेट्स को कब्जाया उसको वापस से वो उसके कंट्रोल से हटा के और एक बफर स्टेट जैसा सेट कर देंगे, ताकि फ्रांस फ्यूचर में ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा जो विस्तारवादी राजनीति है वो ना खेल सके। फिर उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में सारी जो मतलब टेरिटरीज़ हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन्होंने आपस में जितने सारे थे। लेकिन हाँ, जो उसने जर्मनी में कन्फेडरेशन बनाई थी 39 स्टेट्स की, उसको नहीं छुआ गया, उसको उन्होंने वैसे का वैसे रहने दिया। देखिए, जो इनका कंजर्वेटिव ऑर्डर था 1815 के बाद वाला, वो ऑटोक्रेटिक था, मतलब मोनार्की को मानने वाला था। वो बिल्कुल भी अपने खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म, कुछ भी वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं थे। वो जो लोग भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ सवाल उठाते थे उनको वो सीधे सीधे उनके ऊपर कुछ ना कुछ पनिशमेंट इम्पोज करते थे। फिर इसके साथ उन्होंने क्या किया, जो प्रेस वगैरह है, न्यूज़पेपर वगैरह, उस पर पहली बात पाबंद लगाना चालू किया। जो लोग भी रेवोल्यूशनरी गुणगान कर रहे थे, जैसे फ्रांस की एग्जांपल्स को, फ्रांस के रेवोल्यूशन को लेके, उस पर उन्होंने टोटल बैन लगाया कि हम इस पर सेंसरशिप इम्पोज करते हैं। जो मेमोरी है फ्रेंच के रेवोल्यूशन की, वो फिर भी धीरे धीरे फैलती रही। एक तरीके से समझ लो कि जो लिबरल नेशनल्स थे, जो लोग क्रांतिकारी विचारधारा के थे, वो अभी भी इस कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज़ ही करते रह गए। और ख़ासकर जो क्रिटिसाइज़ किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो उन्हें नहीं मिल रही थी, कि प्रेस के पास फ्रीडम होनी चाहिए ताकि हम क्या है, जो खबरें हैं उसको बिना किसी रुकावट के और बिना किसी फेरबदल के पब्लिक पे प्रेजेंट कर सकें। अब ये जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, इनका क्या हाल था, या फिर वो इस रेवोल्यूशन के, इस वॉर के बाद उनका क्या हाल रहा, इसको पढ़ने के लिए हम समझते हैं। जब 1815 में नेपोलियन की रेजिम हार गई और ये कंजर्वेटिव ऑर्डर पावर में आया, तो जो ये रेवोल्यूशनरीज़ थे उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, क्योंकि देखिए विचारधारा ही मेल नहीं खा रही है। ये रेवोल्यूशन चाह रहे हैं और वो ऑर्डर मोनार्की वाला है, तो इस तरीके से अगर वो खुलेआम रहेंगे तो शायद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज़ में वर्क करने लगते हैं कि छुपके से वो अपना जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है उसको मतलब छुपे तौर पे उसे लोगों में फैलाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो वियना का कांग्रेस था, जो भी वहाँ से आउटकम्स निकल के आए, उसका विरोध करने के लिए कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हुई। हम उन रेवोल्यूशनरीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी का नाम लेते हैं जिनका नाम है गुसेपी मज़ीनी। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उनका जन्म जेनोवा में 1807 में हुआ था और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के मेंबर थे। उन्होंने 24 साल की उम्र में ही समझो कि देश निकाला देखा था। उन्हें किस लिए एग्जाइल किया गया था, किस लिए देश निकाला किया गया था, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन का कोशिश कर रहे थे लिंगेरिया में। देखिए, आगे चल के इसी गुसेपी मज़ीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई थी, जिसका एक का नाम था यंग इटली इन मार्सेलीज और दूसरे का नाम था यंग यूरोप इन बर्न। उसमें क्या था, ये अपने जैसे विचारधारा रखने वाले यंग लोगों को अपने उसमें ग्रुप में भर्ती करते थे। और मज़ीनी का मानना था कि गॉड जो है, जो भगवान है, परमेश्वर है, वो खुद चाहता है कि जो ये नेशन है वो एक नेचुरल यूनिट बने मैनकाइंड का, जिसमें सब लोग अपने अपने देश में सुकून से रह सकें। बट उस समय क्या था, उस समय गुसेपी मज़ीनी का अपना देश इटली खुद एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग एम्पायर्स उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो इनका ये जो ख्वाहिश था कि इटली क्या हो, एक सारे जो पैचवर्क है वो यूनिफाई होके एक सिंगल इटाली नेशन बने, जिसमें आगे चल के जो इनकी कोशिशें हैं इसी तरीके से जारी रहीं। तो उनने क्या किया, जो मोनार्की है उसका अपोज करना जारी रखा। तो इस दौरान जो ड्यूक मेटरनिक थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने डिस्क्राइब किया है गुसेपी मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो हमने ये मोनार्की का जो सिस्टम यहाँ पे लागू करने की कोशिश की है, उसके अगर कोई सबसे ख़तरनाक दुश्मन है तो वो गुसेपी मज़ीनी ही है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 के बीच में। देखिए, जैसे जैसे कंजर्वेटिव जो रिजीम था उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, उसी तरीके से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है वो भी एक बढ़ते रही। जैसे कि जो ये लिबरल नेशनल्स थे
जो ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसमें कुछ लोग प्रोफेसर्स थे, कुछ लोग स्कूल के टीचर थे, कुछ क्लर्क थे और ज़्यादातर कमर्शियल मेंबर्स थे मिडिल क्लास के। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रांस का एक जुलाई में 1838 की बात है, जो पहली बार कुछ क्रांति उभरती है, जिसमें क्या था, जो बर्बन डायनेस्टी के किंग थे, जिसको कंजर्वेटिव ऑर्डर ने एस्टैब्लिश किया था 1815 के बाद, उसको ये लोग ओवरथ्रोन कर देते हैं, उसको गद्दी से हटा देते हैं और उसकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो ऐसा राजा जो संविधान के हिसाब से चले, जिसका नाम था लुइस फिलिपी, उसको हेड बना के बैठा देते हैं। फिर इस दौरान मैटरनी के एक रिमार्क देते हैं, वो कहते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींक लेता है तो सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी चिंगारी जो क्रांति की है, वो पहले फ्रांस से ही शुरू होती है, बाद में धीरे धीरे करके वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो इस दौरान क्या देखने को मिलता है, जो ये जुलाई का रेवोल्यूशन 1830 में हुआ था फ्रांस में, उसी दौरान बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन होता है और वो नीदरलैंड से खुद को अलग कर लेता है। इसी के दौरान हमें एक और इवेंट देखने को मिलता है, एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस एक नेशन है जो पहले 5th सेंचुरी से पहले एक सेपरेट यूनिट हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था। ग्रीक के बारे में, यूनान के बारे में हम लोगों ने भी अपने इतिहास में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। तो वो क्या था, वो 5th सेंचुरी के बाद से ऑटोमन एम्पायर, जो आज का टर्की है, वहाँ पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, उसके कंट्रोल में था। तो 1820s के दौरान ही एक ग्रीक में भी नेशनलिस्ट की फीलिंग आती है, जिस वजह से वो लोग भी चाहते हैं कि हम ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी पा जाएं। अब इसमें वेस्ट के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी भी सिंपैथी शामिल हो जाती है ग्रीस के साथ, क्योंकि वो लोग भी ग्रीक के कल्चर से, वहाँ के जो सिविलाइजेशन से, उससे वाकिफ़ थे। उनका मानना ये था कि ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है यूरोप का, मतलब जो यूरोप की सिविलाइजेशन है वो पहले ग्रीस से ही शुरू हुई थी। अब वो फ़िलहाल एक मुस्लिम एम्पायर के अंडर आ रही है, तो उसको आज़ाद कराने के लिए ये लोग भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। तो वहाँ के जो ग्रीस के पोएट्स वगैरह थे, जो सिंगर्स थे, उनने क्या किया, इसको एक इमोशनल तरीके से लोगों में मोटिवेशन के तौर पे फैलाने की कोशिश की कि ग्रीस का आप लोग इम्पोर्टेंस समझिए और यहाँ को, इस जगह को ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम दिलाइए। इसमें इंग्लिश पोएट की जो लॉर्ड बायरन हैं, उनकी कहानी बताई गई है। वो खुद एक पोएट थे, लेकिन उन्होंने वॉर वगैरह भी फाइट करने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुखार के कारण 1824 में मारे जाते हैं। फिर बाद में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, जो आज का इस्तांबुल है, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था, वहाँ पे वही शहर का नाम था। तो वहाँ पे 1832 में एक ट्रीटी होती, जिसके तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब हम देखते हैं ये जो देशभक्ति हर जगह पे पनप रही है, इसका जो स्रोत है, इसकी जो फीलिंग है, क्या वो साइंस के प्रिंसिपल्स पे रहती है या वो इमोशन है। तो हम देखते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है, वो महज युद्ध और विस्तार से नहीं हुआ है कि हमने टेरिटरी को अपने बढ़ा लिया तो लोग अपने आप से देशभक्त हो गए। नहीं, इसे लोगों में इनकलकेट किया गया है। कुछ आइडियाज़ जो नेशनहुड के हैं, वो आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूज़िक, इन सब के मदद से किया गया है। जैसे कि आप सोचिए कि अगर इसको आप रीज़न से, साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो शायद आपको ये पॉइंटलेस लगेगा, लेकिन अगर आप उसको सेंटिमेंट बना लो, उसको फीलिंग बना लो और उसके लिए आप क्या करो, डेडिकेट हो जाओ, तब आपको लगेगा कि नहीं, नेशन भी बहुत ज़रूरी है। देश के लिए लोग अपनी जो सबसे कीमती चीज़ है उनके पास, जो उनकी जान, वो तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी फीलिंग क्या थी, एक रोमांटिक फीलिंग थी, जिसमें क्या था, बस सारी चीज़ें रीज़न और साइंस में नहीं थी। बस आप समझिए कि साइंस और रीजनिंग से हट के वो एक इमोशनल फीलिंग थी। और जैसे और सारे रोमांटिक फ़िलासफ़र्स के अंदर आपके एक महत्वपूर्ण फ़िलासफ़र की बात होती है, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ये 1744 से 1803 तक की इनकी जो रेजीम है, उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि जो जर्मनी है, वो जर्मनी एक्चुअल में जगह से नहीं, जर्मन के लोगों से है, जिसका उन्होंने जिक्र किया था और वो नाम दिया था डैश वोक, जिसमें उन्होंने लोकगीतों का सहारा लिया था, कुछ फोक डांसेस को उन्होंने पॉपुलराइज़ किया था। इस तरीके से वो ये जो फोक कल्चर के एसेंशियल फीचर्स हैं, उसको उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ लैंग्वेज भी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वहाँ की जो देसी बोली भाषा है,
उसने भी अपना अच्छा खासा योगदान दिया था, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे कि आपका फ्रेंच और जो जर्मन है वो समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लोकल एरियाज़ में जाके उनके जो फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं, उनके लोकगीत वगैरह हैं, उसको आप पकड़ोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। उसमें वो पॉपुलेशन भी रहेगी जो पढ़ी लिखी है, और ऐसी भी पॉपुलेशन रहेगी जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। फिर इसी लैंग्वेज के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल अपने पास पढ़ते हैं, जो आपका पोलिश लैंग्वेज है। क्योंकि जब कंजर्वेटिज़म वाली रेजिम आई थी, उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका पोलैंड वाला हिस्सा है वो रशिया को दे दिया गया था। तो अब जब रशिया के कंट्रोल में आ गया पोलैंड, तो उसकी जो पोलिश भाषा है उसको ये लोग मानते नहीं थे, बल्कि उसके ऊपर अपना जो रशियन कल्चर है, रशियन लैंग्वेज है, वो हर जगह पे इम्पोज करने लगे। स्कूलों में रशियन पढ़ाया जाने लगा, चर्चेस वगैरह में ही रशियन लैंग्वेज यूज़ होती थी, और बाकी अगर पब्लिक गैदरिंग है या कोई फंक्शन है, वहाँ पे भी रशियन कल्चर को ही ज़्यादातर मान्यता दी जाती थी। लेकिन उस दौरान जो ये पोलैंड के लोग थे, उसने अपने पोलिश भाषा को एज अ सिंबल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस दिखाया कि हम इस भाषा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही भाषा हमारी पहचान है, हम पोलैंड के हैं ना कि रशिया के। इस तरीके से वो लोग रिवोल्ट करते रह गए। जगह जगह पे वो लोग अपने जो चर्च गैदरिंग्स है उसमें वो लोग अपने इसी पोलैंड की भाषा पोलिश को ही यूज़ करते थे, और भी कोई रिलीजियस गैदरिंग होती थी तो वहाँ पे भी सारे इंस्ट्रक्शंस वो लोग पोलिश भाषा में देते थे। अब इसका जब पता रशियंस को चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, इन प्रीस्ट को, ये जो पादरी है या बिशप है, इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, या बहुतों को तो पकड़ के साइबेरिया भेज देते हैं, जो रशिया का ठंडा इलाका है, पनिशमेंट के तौर पर। बट इससे वो लोग हार नहीं मानते हैं और लगातार इस भाषा को अपने नेशनलिज्म की एक जो यूनिट है, उनकी जो समझ लीजिए कि उनके जो रशिया का डोमिनेंस है उसके खिलाफ लड़ाई का एक हथियार मान के चलते हैं। फिर बढ़ते हुए हम देखते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830 के बाद एक ज़बरदस्त तरीके की इकोनॉमिक जो हार्डशिप है वो यूरोप में आती है। लगभग आधा जो 19वीं सेंचुरी था उसमें पॉपुलेशन जो है यूरोप की वो एक तेज़ी से राइज़ करती है। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं रह जाती हैं, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो कंजम्पशन बढ़ा है, सबकी नीड्स बढ़ी हैं। अब सबकी नीड्स पूरा करने के लिए उनको पैसा चाहिए। अब पैसा कमाने के लिए वो लोग बार बार अपने नए नए जगहों पे अपने किस्मत को आजमाने पहुँचे रहते हैं। ऐसा समझिए कि जो गांव और जो पिछला इलाका है वहाँ से लोग निकल निकल के शहरों तक जाते थे इस तलाश में कि उनको वहाँ जॉब मिलेगी, बट जॉब मिलती नहीं थी। उनको मिलता तक स्लम्स, वहाँ की झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ पे पहुँच के वो लोग ओवर क्राउडिंग करते थे। और बाकी देशों में भी, इंग्लैंड के अलावा, जहाँ पे भी लोग अपना व्यापार कर रहे थे, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उनका जो लोकल मार्केट है वो यूरोप के मार्केट से कम्पीट नहीं कर पा रहा था। यूरोप के प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते होते थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 18वीं सेंचुरी में ही आ चुका था। तो वहाँ की मशीनों से बने हुए जो भी गुड्स थे वो इनके हैंडमेड गुड्स से काफ़ी सस्ते होते थे और मात्रा में काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो इस तरीके से जब उनकी इकोनॉमी स्कोप अप नहीं कर पाती थी तो उनके आगे कोलैप्स होने लगी धीरे धीरे करके। इससे जो तंगी है, आर्थिक तंगी, वो और बढ़ती गई। जो वर्किंग पॉपुलेशन था वो भी परेशान थी, और जो पीजेंट्स थे उनको भी जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ जब जिस साल कुछ मौसम वगैरह नहीं अच्छा रहे, ठंड ज़्यादा पड़ जाए, तो फसलें भी बर्बाद होती थी। इस वजह से और ज़्यादा ये अफरा तफरी का माहौल जो टाउन्स हैं और कंट्री साइड है वहाँ पे मच जाता था। इसी तरीके के जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसी में एक 1848 का साल आता है, जिस साल माना जाता है कि फूड शॉर्टेज सबसे ज़्यादा था और बेरोज़गारी भी अपने चरम पे थी। लोग पेरिस में सड़कों पे आने लगते हैं और वो बैरिकेड्स वगैरह लगते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो लुइस फिलिप थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में 1830 में एस्टेब्लिश हुए थे, उनको अपना गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है। फिर से क्या होता है, उनके भागने के बाद एक नेशनल असेंबली बनती है जो अपना रिपब्लिक डिक्लेयर करती है कि अब हम लोग आज़ाद हैं। और वो लोग जो 21 साल के ऊपर के सभी मेल्स हैं उनको वोटिंग का राइट दे देते हैं, और वही नेशनल असेंबली क्या करती है, उनका गवर्नमेंट सेटअप करती है। एक और कहानी है 1845 की, जो सिलेशिया की वीवर्स की है, जो कॉटन वीविंग करते थे। वहाँ पे क्या होता था कि रॉ मटेरियल और जो ऑर्डर है वो लाके आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो गांव वालों को दे जाते थे, वीवर्स को। वीवर्स का काम होता था कि उसको कपड़े बना के वापस से वो कॉन्ट्रैक्टर को सेल करना, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए उनको बहुत कम दाम देता था, एडवांसेस पहले दे के रखता था। तो इसी तरीके से समझ लीजिए एक गांव की कहानी है जिसमें लगभग 18,000 लोग थे और वो सब कॉटन वीविंग का ऑक्यूपेशन करते थे। लोगों की हालत काफ़ी ख़राब थी, जो उनके
जॉब के लिए जो उनकी डेस्परेशन है उसी का फ़ायदा उठाते थे कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एक बार क्या हुआ, 1845 में 4 जून की बात है, एक लंबी चौड़ी भीड़ उमड़ के आती है और वो मार्च करती हुई कॉन्ट्रैक्टर के घर पे जाती है, ये कहने कि हमारा जो तनख्वाह है उसको आप बढ़ाइए। लेकिन अब उनको रेस्पॉन्स में पॉजिटिव कुछ भी नहीं मिलता, वो लोग वापस से वहाँ से खदेड़े जाने लगते हैं। तो इससे नाराज़ होकर कुछ लोग घर में ही, उनके कॉन्ट्रैक्टर के घर में ही घुस जाते हैं, उसके आलीशान खिड़कियाँ और उसके फर्नीचर वगैरह को तोड़ने लगते हैं। और तोड़ते वो अपने स्टोर हाउस में घुस के, उनके कॉन्ट्रैक्टर के स्टोर हाउस में घुस के उसको लूट लेते हैं, सारे गोदामों को लूट लेते हैं, जो कपड़े हैं उसको पकड़ के फाड़ देते हैं, जला देते हैं। और इस बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली है वो वहाँ से भाग निकलती है। भाग के जाके कॉन्ट्रैक्टर बगल के गांव में शरण लेने की कोशिश करता है, तो गांव वाले भी उसको शरण देने से मना कर देते हैं कि आप एक अच्छे आदमी नहीं हो। लेकिन वहाँ से भागने के बाद लगभग 24 घंटे बाद आर्मी के साथ वापस आता है और इस मुठभेड़ में कम से कम 11 जो वीवर्स हैं उनको गोली लगती है, वो मारे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स का हम मतलब पढ़ चुके हैं। लिबरल्स थे जो आज़ाद विचारधारा को रखते थे। इसमें क्या था, देखिए, जब आपका ये यूरोप में कंट्रीज़ जो 1848 के दौरान इस इकोनॉमिक हार्डशिप से गुज़र रही थी, तो उसी समय एक रेवोल्यूशन चला था जो आपके फरवरी में आपके मिडिल क्लास वाले जो ये इसको मतलब इसे होस्ट कर रहे थे, इसे लेके आगे बढ़ रहे थे। तो फ्रांस में जब देखा गया कि उन्होंने लुइस फिलिप को भगा दिया है और सारे लोगों को जो मेल्स हैं 21 साल के ऊपर उनको वोटिंग राइट मिल गई, तो यही देख के और सारे देशों में भी ये भावना उठी कि हम भी ऐसा कुछ करते हैं। तो उस दौरान जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी में भी लोग जो है मिडिल क्लास के, वो कंबाइन होकर अपना एक संघ बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते ही अपने देश के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ पार्लियामेंट वगैरह बनाते हैं, जिससे राजा क्या होगा, राजा एक लिमिट में आ जाएगा और हमारी बातें सुनेगा। वो लोग इस फिराक में क्या किए, एक मिडिल क्लास की अच्छी खासी प्रोफेशनल्स ने एक समूह बनाया जिसमें बिजनेसमैन भी थे, कुछ अमीर वर्कर्स थे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्रैंकफर्ट में जाके जर्मन नेशनल असेंबली बनाने की कोशिश करते हैं। मई 1848 की बात है, लगभग 831 लोग, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को वो लोग एक्युमुलेट करते हैं और मार्च करते हुए जो फ्रैंकफर्ट का सेंट पॉल चर्च है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे इकट्ठा होकर वो लोग जर्मनी के लिए एक संविधान बनाते हैं और वो संविधान को लेके वो लोग अपने जो किंग हैं, वो फ्रेडरिक विल्हेम, उनके पास जाते हैं। उस समय के प्रूशिया के किंग थे फ्रेडरिक विल्हेम। तो लेकिन फ्रेडरिक विल्हेम क्या करते हैं, उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और बाकी जो मोनार्क्स हैं जो इस रेवोल्यूशन का विरोध कर रहे थे उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। अब इस ऑपोजिशन में क्या होता है, जो एरिस्टोक्रेसी है और मिलिट्री है वो और ताकतवर हो जाती है और जो इनका जो पार्लियामेंट है वो उनके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि देखिए, जो मिडिल क्लास थे, जो लोग ज़्यादातर जो ये असेंबली बना के पहुँचे थे, उन्होंने वर्कर्स की डिमांड्स को और आर्टिसंस की डिमांड्स को उतना महत्व नहीं दिया था, इसलिए उनका सपोर्ट भी इनके साथ नहीं था। तो वो महज अकेले पड़ गए और उनको ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन, जो औरतों को अभी भी पॉलिटिकल राइट या वोटिंग का अधिकार है, वो एक अभी भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा ही चल रहा था। इस सारे लिबरल मूवमेंट के दौरान जो वुमेन थी उनको अभी मतलब पार्टिसिपेशन वगैरह प्रॉपर करती थी वो लोग, बट इसके बदले में उनको कोई भी रिकॉग्निशन, कुछ भी नहीं मिलता था। वो लोग अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाती थी, न्यूज़पेपर वगैरह लिखने की कोशिश करती थी, मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, तमाम चीज़ें, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको जो वोटिंग राइट है वगैरह वो नहीं दिया जाता था। इवन जब असेंबली बन रही थी सेंट पॉल चर्च में, उसमें भी वीमेंस गई थी, लेकिन उनको जगह नहीं मिली थी असेंबली में। उनको बस एक विजिटर्स गैलरी में खड़ा कर दिया गया था, महज एक ऑब्जर्वर के तरीके से कि आप यहाँ रहिए, सब कुछ देखिए, लेकिन आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। देखिए, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर है, जो मोनार्कियल ऑर्डर है, वो इस मूवमेंट को, जो लिबरल मूवमेंट है, उसको तो क्रश कर ले गई वापस से, लेकिन सारी की सारी जो पुरानी ऑर्डर है मोनार्की की, उसको लागू नहीं करा पाए, क्योंकि वो समझ गए थे कि समय में वापस नहीं जाया जा सकता है। वो लोग ये जान गए थे कि अब पब्लिक के अंदर जो रेवोल्यूशन वाली फीलिंग है वो कुछ सोशल प्रिंसिपल्स पे है, जैसे इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब पब्लिक समझ चुकी है। अब वो वापस से
उस एरा में नहीं जाएगी जब वो राजा एक एब्सोल्यूट सिंबल के तरीके से बैठ के रूल करते थे। तो इसलिए क्या सोचा इन लोगों ने, अब इन्होंने सोचा कि हम अपनी मोनार्की को भी थोड़ा रिफॉर्म करते हैं, जिसमें हम कुछ अपने जो ये रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम मोनार्की में शामिल करेंगे। और जब हम मोनार्की में शामिल करेंगे तो इससे हमारी मोनार्की और मजबूत ही हो सकती है। जैसे कि जो 1815 वाला रिजीम था उसमें इन्होंने क्या किया था, सर्फडम को या जो बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर वगैरह है उसको एबॉलिश कर दिया था। और आपके हैब्सबर्ग एम्पायर ने भी हंगेरियंस को थोड़ी बहुत जो ऑटोनॉमी है उनको देना चालू कर दिया था 1867 तक। ऑटोनॉमी मतलब आप समझ लीजिए कि जो स्वराज टाइप का। अब हम देखते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जो आज का जर्मनी है और इटली है वो किस तरीके से नेशनहुड में डेवलप किया। देखिए हर जगह पे जहाँ पे भी लोग एक साथ होके लड़े हैं किसी चीज़ के लिए, किसी कॉमन कॉज के लिए, तो उनके अंदर फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड तो अपने आप ही आया है। जैसे हमारे केस में हम देखते हैं हम अंग्रेज़ों के साथ लड़े तो हम हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें भूल के सबसे पहले हम आज़ादी की तरफ बढ़ने लगे थे। हमारे अंदर बहुत सारे जो रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या तमाम जातियाँ थी, ये सारी चीज़ें उस वक्त ब्लर हो गई थी। हमें सिर्फ क्या दिख रहा था, हमें ब्रिटिश के साथ सबको एक होकर लड़ना था, तो हम उस तरीके से नेशन बने। फ्रांस में सबने मोनार्की के खिलाफ एक तरीके से एकजुट होकर आवाज़ उठाई और एक तरीके से प्रदर्शन किया, तो वो रिपब्लिक कंसिडर हुए। तो ऐसा कोई और तरीका है जिससे नेशनलिज्म आ सकता है? तो हम यहाँ देखते हैं जर्मनी और इटली के केस में। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर यही जो फीलिंग है नेशनलिज्म वाली, अगर उनका जो मोनार्क है ये डेवलप करा ले जाए कि हम जर्मनी हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, हमारा हक बनता है कि हम अब आसपास के एरिया को अपने अंदर मिलाएं और सब एक ताकतवर साम्राज्य बने, तो क्या पता है ये सुन के भी लोग जोश में आ जाएं। तो इस तरीके से देखा गया था। जो 1848 के बाद है यूरोप के अंदर नेशनलिज्म हमेशा डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से ही नहीं था, उससे दूर हटके वो किस पे था, वो कंजर्वेटिव ऑर्डर को प्रमोट करने में लग गया, स्टेट पावर को बढ़ाने में, पॉलिटिकल डोमिनेंस को पूरे यूरोप के ओर बढ़ाने में। तो इसमें क्या देखा गया था, जर्मनी और इटली है उसको नेशन स्टेट कैसे बनाया गया। देखिए नेशन फीलिंग्स उस समय के जर्मन मिडिल क्लास में अच्छी खासी फैल चुकी थी। 1848 के दौरान उन्होंने यूनाइट करने की कोशिश किया था, एक कन्फेडरेशन जर्मन का बनाने का कोशिश किया था, पार्लियामेंट वगैरह बनाया था, लेकिन वो क्या किया गया, उसको सप्रेस कर दिया गया था। मोनार्की के साथ मिलिट्री और कुछ जो हाई लैंड ओनिंग सोसाइटी थी जिनको जंकर्स बोलते हैं प्रुशिया के, उन लोगों ने मिलकर सप्रेस कर दिया था। लेकिन अब उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन, जो जर्मनी को आप एक देश जैसा बनाने के लिए, इसका जिम्मा उठाया था प्रूशियन एम्पायर ने। उस नेशनल यूनिफिकेशन में उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क को इसकी जिम्मेदारी दी। वही कहे जाते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से लगभग 7 साल तक 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। तीनों लड़ाइयों में से उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ ये चीज़ें जो 7 साल तक ये लड़ाई चलाई। फाइनली 1871 की बात है, जर्मनी में जो वहाँ के प्रूशियन किंग हैं विलियम I, कैसर विलियम, वो वहाँ के एम्परर घोषित किए गए। उनको एक सेरेमनी के मतलब माध्यम से ये चीज़ें उनके लिए सेलिब्रेट की गई। तो ये सेरेमनी कहाँ रखी गई थी, वर्साइलीज़ में रखी गई थी। सुबह सुबह का दिन था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 18 जनवरी से 1871 में सारे जो डेलीगेट्स थे वो इकट्ठा हो रखे थे हॉल में, जिसमें कि आपके प्रूशिया के मिनिस्टर थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑटोमन बिस्मार्क भी खुद उस हॉल में मौजूद थे। वो वर्साइलीज़ के हॉल में उन्होंने क्या किया था, कैसर विलियम I को जर्मन एम्परर घोषित किया था। ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है जर्मनी का, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रूशिया की डोमिनेंस, जो इस तरीके से उन्होंने मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे रख के बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक करेंसी सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, बैंकिंग सिस्टम को बढ़िया किया, सारे न्याय और सारे नियम कानून बढ़िया किए, उनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी रिफाइन किया गया। तो इस तरीके से जो प्रूशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को हम जर्मनी का मॉडल लेके चलते हैं पूरे जर्मनी के लिए। वही जो प्रूशियन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वही सारे जर्मनी के लिए एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बने। अब केस आता है इटली का। इटली पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, मैंने आपको बताया था कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ करता था, कोई भी उसमें एक सिंगल एंटिटी नहीं थी जो आपका एक इटली को यूनिफाई कर सके।
तो मिडिल 19th सेंचुरी के दौरान अगर देखेंगे तो इटली लगभग 7 स्टेट में डिवाइड था, जिसमें से सिर्फ एक ही था ऐसा, सार्डिनिया पिडमोंट जिसका नाम था, जो इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जा रहा था। बाकी सब अलग अलग थे। नॉर्थ वाला हिस्सा ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंदर था, और जो सेंटर वाला भाग था वो पोप रूल करते थे, और साउथ का हिस्सा जो आपका है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे। जबकि इवन आप इटली की लैंग्वेज भी देखोगे तो वो भी एक कॉमन फॉर्म में नहीं आ पाए थे, उसके भी अपने अपने रीजनल डायलेक्ट्स थे, कुछ जगह पे अलग कुछ जगह पे अलग। अब 1830s के दौरान जो गुसिपी मजीनी थे, जो हम सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह वाले की, रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड वाले की बात जब कर रहे थे, तब हमने देखा था जो गुसिपी मजीनी थे उनका ख्वाब था कि वो इटली को एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल इटालियन रिपब्लिक के फॉर्म में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जिसका नाम था यंग इटली, वो भी बनाया था। अब इस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन की जो बात कहते हैं, उसका जिम्मेदारी दिया गया था सार्डिनिया पिडमोंट के हाथ, क्योंकि सार्डिनिया पिडमोंट ही अकेला था जो इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया गया था। उस दौरान के किंग थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। उन्होंने ये जो यूनिफिकेशन का जिम्मा है उसको अपने चीफ मिनिस्टर काउंट केवोर को दिया था, जो इटली को आगे चल के यूनिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो अब काउंट केवोर की बात करते हैं तो काउंट केवोर खुद कोई ना क्रांतिकारी थे, ना ही डेमोक्रेसी में बिलीव रखने वाले आदमी थे। वो बाकी अमीर लोगों की तरह वो भी एक एजुकेटेड एलिटिस्ट जो एजुकेटेड मेंबर थे, वेल्दी क्लास के अमीर लोगों में से थे। तो वो खुद भी समझिए कि इटालियन उतनी अच्छी नहीं बोल पाते थे जितना फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच उस समय की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। उससे लोग अपना, अगर उसे फ्रेंच बोलने वाले लोग अपने आप को काफ़ी कल्चर्ड मानते थे, काफ़ी डिप्लोमेटिक फील होता था। तो अब काउंट केवोर को जब ये जिम्मेदारी मिली तो उसको उन्होंने बहुत बखूबी निभाया भी। उन्होंने एक बढ़िया डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, और सार्डिनिया पिडमोंट इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में कामयाब रहा 1859 में। और देखिए, जो ये नॉर्मल तौर पे जो राजा की आर्मी लड़ रही थी, सिर्फ वही नहीं थी इटली के लिए, बल्कि कुछ नॉर्मल वॉलंटियर्स थे, जो आम लोग थे, आम नागरिक थे, जिन्होंने अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन की थी। और गुसिपी गरिबाल्डी के नेतृत्व में उन्होंने इस आर्मी को जो साउथ की तरफ मार्च कराया, जहाँ पे आपका बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन था, वहाँ पे मार्च करते हुए जाते हैं और दोनों जो सिसिली के किंगडम हैं उसको आज़ाद कराते हैं। अब जो नॉर्थ का हिस्सा और साउथ का हिस्सा कंट्रोल में आ गया, तो बीच में जो पोप थे वो तो अपने आप ही भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को हम पूरे यूनिफाइड इटली का किंग वहाँ पे घोषित करते हैं। अब इससे ये मत समझिए कि जो सारी पॉपुलेशन थी उसको सारा, मतलब जो इनका टैक्टफुल जो डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता था। उनको कोई मतलब नहीं था, वो बस लड़ने में बिजी थे, उन्हें बस जोश था, वो चले गए थे लड़ाई में। इवन समझिए कि वो कई तो इतने हद तक अनपढ़ थे कि उनको लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी का कुछ जानकारी नहीं था। वो लोग गुसिपी गरिबाल्डी के साथ साउथ इटली में चिल्लाते हुए, हल्ला करते हुए जा रहे थे इटालिया इटालिया करके, लेकिन बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता था इटालिया का मतलब क्या है। उनको तो ये लगता था कि जो ला टालिया है वो किंग विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। अब इन सब के बाद ब्रिटेन की क्या कहानी थी। ब्रिटेन का केस कुछ अलग ही था। ब्रिटेन में ना कोई ऐसी कॉन्सेप्ट जिसमें कुछ अपहीवल हुआ, ना ही कोई अलग से रेवोल्यूशन ब्रिटेन में देखने को मिला। ब्रिटेन उस समय तक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका था, और ब्रिटेन समझिए कि जो उसका जो आइलैंड है वो ऐसा कोई नेशन में नहीं डेवलप हुआ था। वहाँ के लोगों की अपनी अपनी एथनिक आइडेंटिटी थी, जैसे इंग्लिश हो गए, वेल्श हो गए, स्कॉट हो गए, आयरिश हो गए, इस तरीके से थी। लेकिन जैसे आगे चलते हुए 1688 के दौरान इंग्लिश पार्लियामेंट अपना मोनार्की से अपने हद तक बहुत हद तक पावर को अपने अंडर ले लेती है, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि इंग्लैंड एक सेंटर की तरीके से उभर के आया उन सारे अलग अलग जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। इंग्लैंड धीरे धीरे इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा था। तो इंग्लैंड शायद ये समझा ले गया कि देखो हम पावरफुल हो रहे हैं, हमारे एनिमीज़ पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो अगर वो अटैक करने आएंगे तो तुम लोग भी लपेटे में आओगे, तो इससे अच्छा है कि हमारे साथ मिल जाओ। तो ये जो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, अगर हम सारे लोग मिल जाएंगे तो शायद हम एक यूनाइटेड और एक पावरफुल फ्रंट सबके सामने रख सकेंगे, और हम फिर आराम से अपना सर्वाइवल यहाँ पे जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो 1707 में पहले ये स्कॉटलैंड से एक्ट ऑफ यूनियन साइन करा लेते हैं, जिससे स्कॉटलैंड का विलय हो जाता है इंग्लैंड में, और वो बन जाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब उसके बाद क्या था, स्कॉटिश लोगों का जो अपना कल्चर था, क्या उसकी रिस्पेक्ट की गई? जी बिल्कुल नहीं।
हुआ क्या था कि जो इंग्लिश डोमिनेंस है वो धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर भी दर्शाने लगे। जो कैथलिक लोग थे उनको स्कॉटिश हाईलैंड में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, उनको सप्रेस करने लगे लोग, उनके इंडिपेंडेंस वगैरह को जब भी वो कोशिश करते थे उसको कुचल दिया जाता था। इवन जो स्कॉटिश हाईलैंड के जो गैलिक स्पीकर्स थे उनको अपनी लैंग्वेज बोलने नहीं दी जाती थी, उनको नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दिया जाता था, और जो वहाँ के काफ़ी लोग हैं, मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे, उनको उनकी ज़मीन से भगा भी दिया गया। उसके बाद आयरलैंड को भी एक सिमिलर तरीके की कहानी देखनी पड़ती है। आयरलैंड डिवाइडेड था अपने एथनिसिटी में दो लोगों से। पहले कुछ लोग थे जो कैथलिक थे और कुछ लोग थे प्रोटेस्टेंट। कैथलिक की संख्या ज़्यादा थी, प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे संख्या में कम थे। बट इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करना चालू किया, और इससे कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में अच्छी खासी वॉर छिड़ जाती है। उस वॉर का फ़ायदा उठाते ही वो ज़बरदस्ती आयरलैंड को अपने अंदर मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद वो अपना ही जो नेशनल फ्लैग है, जो यूनियन जैक का, या नेशनल एंथम है, ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको ज़बरदस्ती अपने बाकी जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर इम्पोज करने ले जाते हैं। हम उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है, इंग्लिश लोग उसको प्रॉपरली मतलब इग्नोर ही करने लगते हैं, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अच्छा, अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, कि हम अपने नेशन को देखते किस तरीके से हैं। क्या हम सिर्फ उसे एक महज पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा देखते हैं, या हम उसे इमोशनली भी अटैच होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एलेगोरी का। एलेगोरी मतलब होता है कि हम अपने इस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को, इस पीस ऑफ लैंड को हम एक चेहरा दे दें। जैसे हमने भारत माता का कॉन्सेप्ट देखा है। भारत माता असल में एक केवल आइडिया है जिसमें हमने अपने देश को एक चेहरा दे दिया है, एक इमेज दे दिया है पेंटिंग के माध्यम से या स्टैचूज़ के माध्यम से, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, उस आइडियाज़ को हम एक फेस देने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप फ्रेंच रेवोल्यूशन याद करिए, तो वहाँ पे जो लिबर्टी था उसको एक फ़ीमेल की तरीके से दर्शाया गया था। जस्टिस को दर्शाया गया था कि वो जो आँख पे पट्टी बांधे वो जो औरत रहती है उस तरीके से। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम इन आइडियाज़ को शक्ल दे के मतलब उसे पॉपुलर करते हैं ताकि लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, और हम उनका नाम दे देते हैं जिससे कि ज़्यादातर लोगों को उसे मतलब अपने डेली जो लाइफ है उससे मिलाने में आसानी हो, और कुछ ऐसा ना हो जिससे भेदभाव उत्पन्न हो, ऐसा जिससे सब रिस्पेक्ट कर सकें। तो उसको जो हम प्रेजेंट करने जाते हैं तो हम कुछ सिंबल्स का भी मदद लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिबर्टी को दिखा रहे हैं तो हम रेड कैप यूज़ करेंगे। रेड कैप क्यों? क्योंकि रेड कैप उस दौरान जो स्लेव्स होते थे, जो मजदूर मतलब जो बंधुए मजदूर होते थे, जब उनको आज़ादी मिलती थी, स्लेव्स को फ्री होने के बाद वो लोग रेड कैप पहनते थे। तो इससे क्या दिख रहा है, इससे फ्रीडम दिख रहा है। इसी तरीके से जो उनका फ्लैग वगैरह है वो उन्हें एक नेशनल फीलिंग देता है कि फ्लैग से किसी का कोई मतलब पर्सनल कनेक्शन नहीं है, वो सब के लिए सेम है। जैसे हमारा तिरंगा, हम सब लोग उसको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। हमें मैटर नहीं करता कि हम किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, बस हमारे लिए क्या है, हम सब के लिए वो सेम है। उसी तरीके से ये लोग भी एलेगरीज को यूज़ करने लगे जिससे लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और ये देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की फीलिंग जो है वो और लोगों में पॉपुलर हो। सिमिलरली आप देखेंगे जर्मनी के केस में वो लोग जर्मीनिया का यूज़ करते हैं। अब जर्मीनिया को आप जब देखेंगे तो उसने ओक लीव्स को पहन रखा है अपने सर पे एक मुकुट के तरीके से। अब आप ये समझिए कि जो जर्मन ओक है वो ओक ट्री क्या दर्शाती है, ओक ट्री हीरोइज़्म का प्रतीक है। वो जो आप एक ब्रेवरी की बात करते हैं, हीरोइज़्म की बात करते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात करते हैं, वो शो करता है उनका एक जो क्राउन है जिसमें ओक लीव्स लगे हुए हैं। अब फाइनली हम आते हैं नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म में। नेशनलिज्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इम्पीरियलिज्म का रूप लेने लगता है। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? जब आप इतने ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट हो जाएं कि आप दूसरों को डोमिनेट करना चालू कर दें, उसे ही कहते हैं हम इम्पीरियलिज्म। जो हमने देखा है कि 19वीं सेंचुरी के बाद से ये काफ़ी पॉपुलर होने लगा था। जो देश अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता था वो दूसरे देश की पॉलिटिक्स और उनके जो डेली उस बेसिस पे उनको इंटरफेयर करना चालू कर देता है। इसमें हम एक स्टोरी देखते हैं बाल्कन रीजन की। बाल्कन रीजन आपका ये जो आप टर्की देखते हैं मॉडर्न डे, वो पुराने समय में ऑटोमन एम्पायर था, तो उसके अंदर आ रहे देशों को, उस एरिया को हम बाल्कन बोलते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे देश आते हैं, जैसे आपके मॉडर्न डे में जो रोमेनिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है,
ग्रीस है, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये सब क्या थे, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब उसी में आते थे। इन सारे रीजन्स को कलेक्टिवली स्लाव्स बोला जाता था। अब जो बाल्कन एरिया था वो ज़्यादातर जो उसका अच्छा खासा हिस्सा वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। अब उस दौरान क्या हो रहा था, उस दौरान यही रोमांटिक फीलिंग, यही नेशनलिज्म सब चारों तरफ फैल रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो वहाँ के लोग हैं उनके अंदर भी एक नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग आ रही थी कि हम भी देश हैं, हम क्यों किसी के गुलाम बन के रहें, हम खुद आज़ादी लेके अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते। तो इस दौरान क्या था, बहुत सारे एजिटेशन शुरू हो रहे थे। एक एक करके हर जो यूरोपियन कंट्री है वो उस एरिया से टूट के अलग होके एक अलग अपना देश बनाना चाहती थी। अब इस दौरान जब इतना टेंशन, इतना उसमें तकलीफ़ें, इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो उसमें क्या करते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज़ ना अपना अपना गुट चुन लेते हैं। अब सपोज़ करो दो कंट्रीज़ अगर राइवल हैं, मान लो फ्रांस है, इंग्लैंड है, अगर फ्रांस एक देश को सपोर्ट करने लगता है तो इंग्लैंड उसके बगल के देश को सपोर्ट करने लगेगा। अब भाई जब देश बन रहा है तो देश की डेफिनेशन क्या होती है कि आपका एक लिमिटेड एरिया, एक बाउंड्री होना चाहिए, और बाउंड्री के साथ साथ आपकी अपनी एक सोवरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब आप बाउंड्री डिसाइड कर रहे हो तो बगल के देश से बॉर्डर डिस्प्यूट होगा ही। तो आप एक देश के सपोर्ट में हो और आपका ही राइवल, आपका ही जो प्रतिद्वंदी है वो दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे तो चीज़ें, टेंशन आपके और बढ़ेंगे ही। तब यही सारी चीज़ों का जो मतलब लास्ट में कल्मिनेशन आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था वो उसके कारण कुछ और नहीं थे, वही ये जो म्यूचुअल जेलेसी है जो बाल्कन रीजन में आ रही थी वो इसी सब कारण से आ रही थी। जैसे आपकी राइवलरीज आप देखते होंगे कि रशिया के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे लोग क्या थे, ये उस समय के सुपर पावर्स थे जो अपना डोमिनेंस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करने की कोशिश करते थे, बट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वॉर पे जा नहीं सकते थे। तो ये क्या करते थे, थर्ड पार्टीज़ को सपोर्ट कर करके अपनी जो म्यूचुअल जेलेसी है उसको शो करते थे। अब नेशनलिज्म को हम इंपीरियलिज्म से अलाइन करके देखते हैं तो यही सारा कारण हमें फाइनली 1914 में एक डिज़ास्टर की तरफ ले गया था, जिसे हम वर्ल्ड वॉर जानते हैं। इतनी मौतें, इतनी तबाही, इतना प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था, उस सब का कारण क्या था, यही इंपीरियलिज्म, जिसके तहत क्या कर रहे थे, ये जो देश अपने आप पे इंडिपेंडेंट और पावरफुल होने के बाद दूसरे देशों पे अपना डोमिनेंस असर्ट करने पहुंच जाते थे, उनको अपनी कॉलोनी बनाने लगते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होती थी, वहाँ पे फाइनेंशियल डोमिनेंस और मिलिट्री माइट के चलते आपस में म्यूचुअल जेलसी डेवलप कर जाती थी। अब वो जेलसी के कारण क्या है, वो जो जिस एरिया में आप सपोर्ट करने पहुँचे हो उसको आप क्या करते थे, एक वॉर जोन में अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देते थे। तो ये जो यूरोप के आइडिया नेशनलिज्म वाले हैं वही आगे चल के धीरे धीरे किस में डेवलप हो गए थे, वही डेवलप हो गए थे इंपीरियलिज्म में। तो हम समझते हैं कि जो भी नेशनलिज्म के आइडियाज़ हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे ही यूरोप में आपका शेप लेते हैं फाइनली, और हम जो आज नेशन स्टेट देखते हैं वो कहीं ना कहीं इसी सब का कल्मिनेशन है। बट हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो नेशन स्टेट है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे जब देखे थे कि जब कॉलोनियलिज्म वाला टाइम था, जब ये यूरोपियन पावर्स आके अपनी कॉलोनी बना रहे थे, तो उसी में से आप एक एग्जांपल इंडिया का भी देख सकते हैं। इंडिया भी कॉलोनी था, और हम अपनी बात अगर करें तो हम भी एक नेशन नहीं थे, हम भी छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे। लेकिन ये यूरोप के जो ये ब्रिटेन जो यहाँ पे आके 200 साल तक राज किए, हम उन्हीं से लड़ते लड़ते आज जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो बने हैं। वरना हम भी अलग अलग टुकड़ों में होते, कोई नॉर्थन में अलग कंट्री होती, साउथ में द्राविड़ वाला अलग इलाका होता, राजपूताना और राजस्थान अलग देश होता। बट सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्रिटिश की इंपीरियलिज्म का ही हम जो कारण कह लें कि सब लोग एक हो पाए, और फाइनली जाके उनके खिलाफ लड़ते लड़ते हमने भी अपने अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप कर ली। सो थैंक यू। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।